गुड इवनिंग दोस्तों। तो ये हमारे चैनल की पहली वीडियो रहने वाली है जो है रैपिड विजन वीडियो, इन विच आई एम गोइंग टू कवर द फर्स्ट चैप्टर एंड ऑफ बाइपोलैरिटी पार्ट ए, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। एनसीईआरटी की बुक का ये चैप्टर रहेगा जिसके अंदर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। और डेफिनेटली ये नोट्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप लोगों के 100% मार्क्स आने के पूरे पूरे चांसेस है। इट्स माय बेट। सो इस वीडियो और आगे आने वाली वीडियोस डिपेंड करती है आपके रिस्पॉन्स पे, that how we'll going to respond on these videos। अगर आप लोग वीडियो अच्छी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, और आगे जितना बढ़ाओगे डेफिनेटली मुझे मोटिवेशन मिलेगा नई वीडियोस बनाने के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं जल्दी से ये रैपिड रिवीजन, क्योंकि आप लोगों के 23 मार्च को एग्जाम्स है, बोर्ड का आपका एग्जाम है पॉलिटिकल साइंस का। तो उसके लिए मैं ये वीडियो की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर को कवर करने वाले डेली बेसिस पर। तो पहला चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। स्टार्ट करते हैं जल्दी से इसको। इसके अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं बहुत जल्दी से आप लोगों को इंट्रो दे देता हूँ मैं। फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, बर्लिन वॉल का डिवीजन, बर्लिन वॉल का डिसइंटीग्रेशन किस तरीके से हुआ, किस तरीके से दैट सिंबलाइजेस द डिवीजन बिटवीन द टू वर्ल्ड्स। दैट फर्स्ट वर्ल्ड वाज देयर which was headed by USA and second world which was headed by USSR। फिर हम इसका करने वाले सोवियत यूनियन के फीचर्स, पॉजिटिव और नेगेटिव में डिवाइड करा है इसको। which positively obviously those who are good things it comes in the positive, and those who are negative हम करने वाले। रीजंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन या रीजंस ऑफ या फैक्टर्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ये भी एक मेजर क्वेश्चन बनता है कि क्या क्या वजह रही है। हाउ द इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट, हाउ द पॉलिटिकल सिस्टम वाज कंप्लीटली नीडेड रिफॉर्म्स। So these are some of the things which we're going to cover here। And Gorbachev policies, the last Secretary General of Soviet Union, because of him, some of the policies he has introduced like perestroika, restructuring, glasnost, that means openness। तो ये कुछ policies है because of which it has ignited the division, ignited the disintegration of USSR। Next है consequences of disintegration of USSR, one of the major thing जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनता ही बनता है एक 6 नंबर का पूरा। फिर आता है शॉक थेरेपी। आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन देयर वाज 15 रिपब्लिक्स, और उनकी इकोनॉमी को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया गया वो इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। देन द कॉन्सिक्वेंसेज, व्हाट वाज सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, वो भी आने वाला है। देन सम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट एंड टेंशन बिटवीन द 15 रिपब्लिक्स, चेचन्या, तजाकिस्तान, जॉर्जिया भी हम कवर करने वाले हैं। एंड इंडो रशियन रिलेशंस। ठीक है, तो हम ये रहने वाले कवर। तो पहला चैप्टर आ रहा है आपके पहले पेज से ही। What was the significance of the Berlin Wall? The Berlin Wall symbolizes the division between the capitalist and the communist world. That means first world and second world. Next point, built in 1961। एक नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है when the Berlin Wall was built। तो यहाँ पे क्लियरली क्वेश्चन आंसर आ जाता है 1961। इट सेपरेट्स द ईस्ट बर्लिन फ्रॉम वेस्ट बर्लिन। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो ये बर्लिन मीन्स जर्मनी का मैप है जिसके अंदर वॉल थी। ये 150 किलोमीटर की वॉल थी, स्टूड फॉर 28 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, was finally broke after when people were frustrated from the Soviet system, they have started raising their voice, they have started revolting, and after that 1989 में it got disintegrated, means broke। This marked the unification of two parts of Germany and the beginning of the end of कम्युनिस्ट ब्लॉक, मींस वही सेकेंड वर्ल्ड या इसको बोल सकते हो यूएसएसआर। ठीक है, अब उसके बाद कुछ पॉइंट्स है दैट फॉलोइंग द ड्रामेटिक इवेंट्स। ये ड्रामेटिक इवेंट आपके उसमें ही आ रहे हैं, इंट्रो में ही आ रहे हैं। दैट यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी बाय द डिसइंटीग्रेशन या बाय द ब्रेकिंग ऑफ बर्लिन वॉल। कोलैप्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड, इसको 3-4 तरीके से नाम आता है। क्वेश्चन जब भी आता है आपके पास पहला आएगा आपके पास सेकंड वर्ल्ड बोलते हैं हम इसको, इट वाज कोलैप्स ऑफ सेकंड वर्ल्ड, और द ईस्टर्न ब्लॉक, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हम ज्योग्राफिकली ईस्टर्न साइड पे पड़ता है यूएसएसआर। एंड द वार्सो पैक्ट, इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। इट वाज स्टार्टेड इन 1955, जो एक मिलिट्री पैक्ट था, तो वो भी हम देखने वाले हैं। एंड द कम्युनिस्ट ब्लॉक, हम इसको 4 तरीके से बोल सकते हैं, हेडेड बाय यूएसएसआर। ठीक है, और क्या क्या हुआ था, दिस ऑल्सो कम्स इन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑल्सो, दैट इट वाज सिंबलाइजेस द एंड ऑफ कोल्ड वॉर, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, आर्म रेस, एंड द इमरजेंस ऑफ यूनिपोलर वर्ल्ड। क्योंकि हम बाइपोलर वर्ल्ड की बात करें, दैट मीन 2 पोल्स आर देयर, बट डिसइंटीग्रेशन का एक पोल यूएसएसआर खत्म हो जाता है तो हमारे पास रहता है यूनिपोलर वर्ल्ड, दैट मीन्स डोमिनेटेड बाय ओनली वन हेगेमन, दैट इज यूएसए। उसके बाद हमें लेटर ऑन नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको देखने को मिलेगा दैट हाउ द मल्टीपोलर वर्ल्ड्स हैड increased, how they have come up into the world politics। 8 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के बारे में बात करेंगे, which has replaced the Soviet controlled economy and the government system to
डेमोक्रेसी। ठीक है, इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड लेटर ऑन। ये सारे इवेंट्स है जिसको हमने अच्छे से समझना है। अगर हम लोग एक बार इवेंट समझ गए तो हमारा आंसर बहुत इजीली बन जाएगा। एमर्जेंस ऑफ 15 न्यू रिपब्लिक्स ऑन द वर्ल्ड मैप, और ये 15 रिपब्लिक्स के नाम है इंक्लूडिंग रशिया, यूक्रेन, जिनकी आज वॉर भी देखने को मिल रही है, दोनों के दोनों बेसिकली वाज द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। नाउ दे वर फाइटिंग विच ईच अदर एज इंडिपेंडेंट कंट्रीज। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम? सोवियत सिस्टम क्या था, या व्हाट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स और द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ सोवियत यूनियन? पॉजिटिव ऑब्वियसली हमें थोड़ी बात करनी जरूरी है, दैट व्हाई दिस सिस्टम स्टूड सिंस 1917, लेनिन रेवोल्यूशन के बाद, मींस रशियन रेवोल्यूशन के बाद, जो हमने 9th क्लास में करा था। रेवोल्यूशन के बाद से लेकर आज तक हाउ दे हैव सर्वाइव एंड व्हाई इट वाज सर्वाइव। सो ये चीज हमें याद रखनी है। तो पहला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, द फुल फॉर्म ऑफ यूएसएसआर। एक नंबर क्वेश्चन ये बन जाता है, व्हाट वाज फुल फॉर्म? ठीक है, इट केम इनटू आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917। तो ये भी एक आंसर आपका निकल जाता है यहाँ पे एक नंबर का, दैट हाउ व्हेन द सोवियत यूनियन और द यूएसएसआर स्टार्टेड, या यू कैन फॉर्म्ड। नेक्स्ट पॉइंट, रेवोल्यूशन वॉज इंस्पायर्ड बाय आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म। मैंने आप लोगों के लिए आसानी के लिए तीनों आइडियल्स लिख दिए हैं यहाँ पे, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, वेयर यू कैन कंप्लीटली सी द डिफरेंसेस बिटवीन दीज। ठीक है, नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी, दैट मीन्स एक इक्वल सोसाइटी बनानी है, वेयर अपर क्लास और लोअर क्लास का, मिडिल क्लास का कंसेप्ट ही ना हो। दैट मीन्स एबॉलिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, दे वाज कंप्लीटली अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी बिकॉज दे बिलीव इन स्टेट ओन्ड system, state owned, everything should be owned by the state. ठीक है, the Soviet system centered around the Communist Party. Only single party was allowed, that is Communist Party of Russia. जैसे आज व्लादिमीर पुतिन है, he is also representing the same party, and no other political party or opposition was allowed. Although these are coming into the positive part because single opposition, there is no opposition and the single party was there, so completely control was there and they were completely in favor of the prosperity or the fulfilling the aspiration of the people. The economy was planned and controlled by the state. तो यहाँ से एक पॉइंट और आता है, that we have as Indians, we have good relation with Russia, and because of which planned economy or the first 5-year plans or these subsidy system, mixed economy, we have completely adopted this same model from USSR. ठीक है, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन आता है, mention any two effects on the Eastern European countries that the Soviet army had liberated from fascist forces after the Second World War. Second World War 1945 के बाद, how the Russian, means Red Army, you can say, how they have liberated ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज। और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री का मैंने आपको मैप यहाँ पे बना दिया है, दैट अगर आप वर्ल्ड को डिवाइड करते हो, यूरोप को डिवाइड करते हो ईस्ट और वेस्ट में, तो वेस्टर्न यूरोप में इंग्लैंड आ जाएगा, फ्रांस आ जाएगा, इटली आ जाएगा, इस टाइप की कुछ कंट्रीज आ जाएगी। बट जो ईस्टर्न साइड पे पड़ जाती है वो भी यूरोपियन कंट्रीज है, बट इट हैज मोर क्लोज टू द, इट बेसिकली मोर क्लोज टू द यूएसएसआर। सो ये ग्रीन में मैंने मेंशन कर दिया है, दैट पोलैंड, बेलारूस, सम ऑफ द यूक्रेन, दीज आर द सम ऑफ द, यू कैन से, द ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, दोज हु आर कंप्लीटली इन इन्फ्लुएंस ऑफ यूएसएसआर। तो हमें पॉइंट भी क्लियर आ रहा है, आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज दैट हैड सोवियत लिबरेट किससे करवाया था? फासिस्ट फोर्सेज, जो नाजीज्म की कुछ फोर्सेज चल रही थी उनसे उनको लिबरेट करवाया था, एंड केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। मेंबर्स इंक्लूडिंग है यहाँ पे अल्बानिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी यहाँ पे मैप भी मैंने क्लियर मेंशन कर दिया है। सो ये पहला पॉइंट बनता है। नेक्स्ट है, द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दीज कंट्रीज वर मॉडल आफ्टर यूएसएसआर। यूएसएसआर के मॉडल के बेस पर ही इनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बना। दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज वॉज कॉल्ड सेकेंड वर्ल्ड। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट ऑल्सो नोन एज सेकेंड वर्ल्ड, इट ऑल्सो नोन एज सोशलिस्ट ब्लॉक, कम्युनिस्ट ब्लॉक, और आगे क्वेश्चन एक और पॉइंट आने वाला है, Warsaw Pact. Warsaw Pact was basically a military alliance started by USSR in 1955, in which they were having collective responsibility of having their own security. अगर एक पे अटैक होगा तो सारे के सारे उस पर अटैक कर देंगे। तो ये अलायंस सिस्टम बना था, मीन्स एक मिलिट्री पैक्ट था इन रिस्पॉन्स टू NATO फोर्सेज। NATO फोर्सेज भी आने वाले 1949 में। NATO फोर्सेज मीन्स नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन विच वाज स्टार्टेड बाय USA। ठीक है, The Soviet Union became the great power after the Second World War. ठीक है, अब आप लोगों के पास आता है फोर्थ क्वेश्चन, the Soviet economy was more developed than the rest of the world except for the USA after the end of Second World War. Substantiate the statement with any one example. मैं आप लोगों को यहाँ पे
चार एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, जिसमें से एक दो एग्जांपल भी आप लिखते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट द 100% मार्क्स। अब यहाँ पे बात बोलना क्या चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है दैट बहुत डेवलप था यूएसएसआर, बट स्टिल इट वाज लैगिंग बिहाइंड यूएसए। तो पहला पॉइंट आ रहा है हमारे पास, सोवियत यूनियन had a vast energy resources including कौन सा ऑयल, आज भी इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन फॉर द ऑयल सप्लाई रशिया पर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं आपकी 10th क्लास के अकॉर्डिंगली मिनरल फ्यूल्स, iron, steel was available, which is metallic fuels, metallic minerals, machinery production, and the transport sector that connects its remotest area मतलब peripheral area with efficiency. ठीक है, पहला कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी यहाँ की. It had the domestic consumer industries, indigenous factories were there, local markets, native industries, and the local industry was completely protected and supported by USSR. ठीक है, that's why it was very having a positive features. That produce everything from pin to car. इसको मार्क जरूर कर लेना. Pin to car, they used to make all these things by their own. That's why it has we can say it has more dominance in the world politics. The Soviet state ensured minimum standard of living. हर एक इंसान को minimum रोटी कपड़ा मकान वर completely available. जिसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन भी एक और पॉइंट दे रहा है आपको, सब्सिडाइज रेट पर, सब्सिडाइज नेसेसिटी बेसिक थिंग्स वर अवेलेबल, health, education, and child welfare schemes completely they were available there. The state ownership was dominated by form of dominant form थी वहाँ पे. Dominant form का मतलब है land and production assets were owned by controlled by the Soviet Union. Everything was controlled by the Soviet Union in favor of people, because at that time initial stage पर they were working for the people, because USSR कहाँ से आया, आपके 9th chapter में आपने पढ़ा था that it came out of the miseries you can say of the working class, and how the Karl Marx theory has converted into a reality by the Lenin, by the Bolsheviks, and after from that era they have come out of that. So they must support the working class, and that's why there is a complete abolition of private properties and classless society. So वही चीज यहाँ पे आती है, that's why there is no unemployment. So these are the positive things. But जब हमने बात करनी है, अभी क्वेश्चन का हमारा पार्ट सिर्फ आधा हुआ है, बचा हुआ पार्ट क्या है, what was the negative features. जब हम नेगेटिव फीचर्स की बात करें, then we can say that it was lagging behind USA. ठीक है, इसका क्वेश्चन अलग तरीके से बनता है, why did Soviet system become so weak and its economy stagnant, क्यों हुई. Discuss the factors that forced Gorbachev to initiate the reforms. अब जब कोई प्रॉब्लम होगी तभी तो इनिशिएट करना होगा रिफॉर्म्स हमने, तो यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात भी आती है. तो ये आपके पेज नंबर 2 पे ही क्वेश्चन बन रहा है जो एनसीईआरटी की बुक है आपकी. ठीक है, पहला पॉइंट आ रहा है, Soviet system, however, became very bureaucratic and authoritarian, making life of every citizen difficult. ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको हमेशा मार्क करना है अपने अपने आंसर में, that it was a bureaucratic and authoritarian. That's why people was not liking this system. Next point, lack of democracy, because there was no opposition allowed. People were completely feeling frustrated. That's why lack of democracy were there. Absence of freedom, जो हमने chapters में करते आए, freedom of expression, मूविंग हियर एंड देयर, ऑल टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट शुड बी देयर, बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं था. एंड इट म्यूटेड द पीपल एंड दे ऑफन एक्सप्रेस देयर डिसेंट थ्रू जोक्स, थ्रू कार्टून्स, थ्रू फिल्म्स. लाइक दिस द सिचुएशन ऑफ दिस सोवियत यूनियन हैड बिकम in the later stages. Most of the institutions, जितने भी institutions say they needed reforms at that time. One party system represent only the Communist Party, and which was tightly controlling every institution, and the accountability towards there was no accountability. Accountability क्यों होगी यहाँ पे जब सिंगल पार्टी होगी. ठीक है, the party refused to recognize the urge. When there is only single party, how you expect that they will going to listen to the people. That's why aspiration of the people were not fulfilled. And हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, when we say फोर्थ हमारा फंक्शन आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, that we कॉन्स्टिट्यूशन always fulfills the aspiration of the people. but यहाँ पे aspiration की कोई बात ही नहीं आ रही है, because completely communist party of Russia was having tight control over all the republics. सिर्फ और सिर्फ Russia was there who was dominating all the 14 republics. ठीक है, Russia dominated everything, and people from other regions, means वही 15 republics, felt neglected and often suppressed, dominated by them. In arm race, अब यहाँ पे पॉइंट आता है आर्म रेस के अंदर. आर्म रेस क्या आएगा, कंपटीशन विद यूएसए के साथ आर्म रेस कंपटीशन के चक्कर में they have completely lost their mind, and at that time Soviet Union managed to match at that time, but at what cost. They have lost many things, because everything was put
बोलते हैं ना, जैसे सारे के सारे पत्ते अपने एक जगह पे डाल देते हो आप, वही सेम चीज यूएसएसआर ने करी थी। उसके 2 पॉइंट्स मैंने अपनी तरफ से ऐड ऑन करे, जो भी आपको बॉक्स में मिलने वाला पॉइंट वो मेरे ऐड ऑन करे हुए पॉइंट्स है, बाकी सारे आपको एनसीईआरटी के पॉइंट्स है। यूज ऑफ large amount of its resources into maintaining nuclear arsenals and at the same time सैटेलाइट का मतलब जो इर्द गिर्द घूमने वाली जितनी कंट्रीज है उनको, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज को सपोर्ट भी कर रहे थे। वीकन द सिस्टम एंड स्टैग्नेशन ऑफ द इकोनॉमी, बिकॉज सारा पैसा तो आपने उधर लगा दिया, अपनी डेवलपमेंट तो आपने ध्यान दिया ही नहीं बिल्कुल भी। एट द सेम टाइम ड्यू टू द रिफॉर्म्स, अब गोरबाचेव इस जगह पे आएगा ही ऑब्वियसली दैट दे नीड रिफॉर्म्स, तो ऑर्डिनरी सिटीजन हैड द नॉलेज। अब जैसी ओपननेस आई, इकोनॉमी ओपन कर दी, people have come to know that they are lagging behind the Western countries, especially USA, and rapid advancement वहां पे क्या चल रही है, they have come to know about that, and that difference with the system of West and came as a political and psychological shock. Question यहाँ से ही बनता है how the openness and glasnost and perestroika policies has impacted the people, and it was a kind of considered as psychological shock. Psychologically they felt that they are basically being fooled by their own country, which was controlled by रशिया और द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया। ठीक है, अब पॉइंट आ रहा है, सोवियत यूनियन लैग बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फेल टू फुलफिल द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। तो ये हमारे पॉइंट बनते जा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, सोवियत इन्वेजन कहाँ करी थी? अफगानिस्तान 79 के अंदर, और 79 के अंदर ये क्वेश्चन ये बनता है, आप लोग जब क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आते हैं तो ये डेट जरूर मार्क कर लेना, 1979 में रशियन इन्वेजन हुआ था। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। इट ऑल्सो वीकन बिकॉज अब एक जगह कहीं पे अटैक करते हैं, जैसे आज भी आप लोगों को ईरान और इसराइल की लड़ाई दिखती है या रशिया और यूक्रेन की लड़ाई दिखती है, तो वहां पे कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो होती है वो डिक्लाइन करती है, बिकॉज यू आर नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर ओन इंटरनल मैटर्स ऑफ योर कंट्री। सो सेम यहाँ भी वही चीज हुई थी, एंड टेक्नोलॉजिकली फेल कंसिडरेबली बिहाइंड द वेस्ट। टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली दे आर लैगिंग बिहाइंड। ठीक है, ये आपके थर्ड पेज पे आ जाएगा क्वेश्चन का आंसर जो है पॉइंट। उसके बाद दिस लेड टू द शॉर्टेज ऑफ कंज्यूमर गुड्स, फूड इंपोर्ट इंक्रीज, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपकी कंज्यूमर शॉर्टेज हो रही है तो डेफिनेटली आप इंपोर्ट करोगे फूड, और इंपोर्ट के लिए यू नीड टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी आल्सो, व्हिच कॉज ग्रेटर स्ट्रेस अपॉन इट्स इकोनॉमी। ठीक है, लास्ट पॉइंट, द सोवियत इकोनॉमी faltered in late 70s। ऑब्वियसली पहले क्या था, पहले 50 साल बहुत अच्छा चला, उसके बाद later on started declining and become stagnant at the end, because of which people have started raising their voice। और इसी बात को रखते हुए हमारा क्वेश्चन थर्ड पेज पे आता है, how far the Gorbachev's response for the disintegration of, oh sorry, how far the Gorbachev was responsible for the disintegration of Soviet Union, explain करना है। ये आपका competency based question आ जाता है, you have to explain that how Gorbachev have played a major role, how his policies has played a major role in supporting, although his mindset was there that he wanted to support, but at the same time his support was basically played a role of, जिस बोलते हैं ना आग में घी डालने का काम कर रहा था। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, एक और क्वेश्चन और करके है, गोरबाचेव रिफॉर्म बैकफायर्ड। ऑब्वियसली इट बैकफायर्ड, जितना हेल्प करने के चले थे उससे ज्यादा तो इसने यूएसएसआर को डुबाने का काम ज्यादा किया था। ठीक है, पहला पॉइंट हमारे पास आ रहा है, Mikhail Gorbachev, who had become the last general secretary। तभी मैंने बोला था he was the last general secretary, तो क्वेश्चन ये भी बनता है हमारा, when he became the general secretary general of सोवियत यूनियन। तो आपका क्वेश्चन आंसर आ रहा है क्लियरली 1985 के अंदर। ठीक है, रिफॉर्म्स वर नेसेसरी, ऑब्वियसली हमने ऊपर देखा सारे पॉइंट्स, द इकोनॉमी वाज स्टैग्नेंट, इट वाज फेल्टरिंग, दे वर लैगिंग बिहाइंड द वेस्ट। तो ये सारी पॉइंट जब आपके पास आते हैं तो ऑब्वियसली दे नीडेड रिफॉर्म्स, नेसेसरी थे रिफॉर्म्स टू कीप यूएसएसआर कोप अप विद द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन टेकिंग प्लेस इन वेस्टर्न कंट्रीज। जो वेस्टर्न कंट्रीज में ग्रोथ हो रही है उससे मैच अप करने के लिए दे मस्ट ओपन देयर इकोनॉमी, मस्ट रिस्ट्रक्चर देयर थिंग्स। तो वही चीज आई थी, तो इससे दो पॉलिसीज लेके आया था गोरबाचेव, पेरिस्ट्रोइका एंड ग्लासनोस्ट। वो उसका मैंने पूरा डेफिनेशन यहाँ डाल दी है, दैट पेरिस्ट्रोइका का मतलब होता है रिस्ट्रक्चरिंग एंड ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। और ये दो ओपननेस और रिस्ट्रक्चरिंग के चक्कर में ही पीपल कम टू नो देयर ओन शॉर्टकमिंग्स एंड द you can say positive things of the western countries, and they have started demanding those things। जैसे बोलते हैं ना, एक बार खून लग जाता है किसी को तो ऑब्वियसली उसको वो चीज चाहिए दोबारा, वही चीज यहाँ पे आती है हमारे पास। इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, जो मैंने खुद मेंशन करे हैं। तो अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज डीएम मी, आई विल प्रोवाइड दीज नोट्स टू यू। ठीक है, he ignored the future consequences। obviously मैं वही बात कर रहा हूँ, future consequences ये था that people have tasted that kind of things जो west में हो रही है, तो इसलिए he has basically ignored those things।
of policies and openness and restructurings of old communist system, the old communist political system, economic structure, which was founding stone, जो एक यूएसएसआर जिस बेस पर आया था कि भाई इकोनॉमी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, स्टेट ओन्ड थिंग्स होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, सिंगल पार्टी सिस्टम होना चाहिए, डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें पर उसने ध्यान नहीं दिया. ही ऑल्सो इग्नोर्ड द प्रेजेंस ऑफ एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस, जो उसके देश में खुद ही कम्युनिस्टिज्म के अगेंस्ट है. ऑब्वियसली हमारे देश में बहुत सारे लोग हमारे सिस्टम के खुद के अगेंस्ट होते हैं. सिमिलरली वहां भी कुछ ऐसी एलिमेंट्स थे, उसने उनको इग्नोर कर दिया और ये पॉलिसीज लाके उसने उनको अलाउ कर दिया दैट दे गेट द चांस to raise their voice, to mobilize the people at the same time. He tried to democratize. अब डेमोक्रेसी तो वहां थी नहीं, वहां पे उसने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करने की कोशिश करी. द क्लोज पॉलिटिकल सिस्टम, जो क्लोज पॉलिटिकल सिस्टम था, वहां पे आपने डेमोक्रेसी स्टैब्लिश कर, विच वॉज बेस्ड ऑन द पार्टी डिक्टेटरशिप. ठीक है. ही एंडेड द आर्म रेस. अब आर्म रेस जो एक कंपटीशन चल रहा था यूएसए के साथ, ही हैज डन लॉट्स ऑफ agreements with USA and ended the arm race. So which was also not liked by the people, that लोगों ने समझा ये झुक गया किसके आगे, यूएसए के आगे. नेक्स्ट, ही विड्रू द ट्रूप्स. अब जो हमने 1979 में जो अफगानिस्तान की इन्वेजन करी, वो आपने रातों रात वापस ले ली. तो पीपल ऑल्सो स्टार्टेड रेजिंग, या यू कैन से पीपल वर ऑल्सो एंग्री अबाउट दीज थिंग्स, दैट पहले तो आपने एक डिसीजन लिया दैट यू विल गोइंग टू गो फॉर द इन्वेजन, और यहाँ पे आपने उसको विड्रॉ कर लिया. तो इसका मतलब लोगों की कॉस्ट पे आपने विड्रॉ करा उसको, तो लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई. नेक्स्ट, हिज पॉलिसीज ऑफ ओपननेस एंड लिबरल इंक्लाइंड ओरिएंटेशन जो थी, फ्यूल्ड द एस्पिरेशन ऑफ द सिटीजंस टुवर्ड्स मोर लिबरल एंड सोवरेनिटी. सोवरेनिटी की तरफ भी लोग चले गए, उनको सोवरेनिटी भी चाहिए थी, दैट नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर पीपल, एंड एट द सेम टाइम लिबरल माइंडसेट, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीजें धीरे धीरे लोगों के मन में एस्पिरेशन जागने लगी. ही ऑल्सो प्रेफर्ड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. अब जो एक इकोनॉमी कम्युनिस्ट, जो विच वाज योर बेसिकली यू कैन से इट वाज योर बेस, आपने बेस को खत्म करके आपने क्या स्टार्ट कर दिया, आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ चले गए, आप प्राइवेट ओनरशिप की तरफ चले गए. दैट मींस नाउ यू हैव started opening up of your economy also, which was not liked by the people, and that's why people has come up into the streets. And later on Germany was unified. जो हमने पहले क्वेश्चन देखा हमने, बर्लिन वॉल, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, हाउ व्हाट इट सिंबलाइज द बर्लिन वॉल कब हुई थी, 1989 में. अभी वही चीज आ रही है यहाँ पे, ड्यूरिंग मिखेल गोर्बाचेव टेन्योर, उसी टाइम पे गोर्बाचेव भी था, एंड ही नेवर डन एनीथिंग टू स्टॉप दैट. अगर कभी रिवोल्ट होता है तो हम ट्राई करते हैं उसको स्टॉप करने की, बट ही हैज डन नथिंग, एंड व्हिच इवेंचुअली पेव्ड द वे फॉर द टोटल डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर. ठीक है. अगला पॉइंट, हाउएवर Gorbachev's decision to normalize relation with the West and democratize the country of, you can say, Soviet Union had some other effect that neither he or nor his else, किसी ने भी ये चीज सोची नहीं थी, होगा क्या आगे, कर तो दिया भाई हमने, उसके बाद संभालो, मीन्स खुद तो संभाला नहीं, बाकियों से संभालो. ठीक है. द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज विच वर, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज की बात करी थी ना मैंने, ईस्ट कंट्री को जिसको लिबरेट कराया था फासिस्ट फोर्सेस से, they have started protesting against their own government and their Soviet control. उन्होंने भी आवाज उठानी स्टार्ट धीरे धीरे कर दी. ठीक है. These developments were accompanied by rapid escalation in crisis within the Soviet Union. Rapid crisis वहां start हुए, and Gorbachev initiated these policies of economic and political reforms and democratization within the country. The reforms were opposed by the people within the Communist Party. Communist Party के अंदर people was not happy with those what things he was coming up. They were not happy with the glasnost policies. They were not happy with the perestroika policies. So अभी हमने देखे ये सारे features, और इन features के अंदर you can say these are the negative feature because of which the Soviet Union got disintegrated. We can put these points also as a negative point, as a reasons behind the initiation of पॉलिसीज बाय गोर्बाचेव. तो ये वाले हमारे पॉइंट्स हो गए. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच सेज दैट व्हाई डिड द मिलिट्री कू टेक प्लेस इन यूएसएसआर, हु सपोर्टेड इट, एंड हु बिकेम द नेशनल हीरो. ये एक मेजर क्वेश्चन बनता है, बिकॉज थोड़ा सा ये क्वेश्चन इस टाइप का है जो बहुत कम बच्चों को पता चलता है, बट मैं ये चाहता हूँ दैट यू मस्ट नो, बिकॉज एज यू हैव सीन दैट इन प्रीवियस चैप्टर, जो भी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन कराया उसके अंदर, गोर्बाचेव इनिशिएटेड, जो पॉइंट लास्ट पर है, गोर्बाचेव इनिशिएटेड दिस पॉलिसीज, बट एट द सेम टाइम द पार्टी, हिज ओन पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, पीपल वर नॉट हैप्पी विद दैट,
एंड उसका रीजन यहाँ आता है दैट दे वर नोन एज द पार्टी हार्डलाइनर्स। तो कभी कभी अगर क्वेश्चन एक आता है हु वाज द पार्टी हार्डलाइनर्स, हार्डलाइनर्स जो कट्टरपंथी बोलते हैं जिसे हम, तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है हु एमर्ज एज ए नेशनल हीरो। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम कर लेते हैं। पेज नंबर 3 में ही आपका आंसर आ रहा है एनसीईआरटी की बुक के अंदर। इन व्हाट मैनर, एक और क्वेश्चन बनता है, इन व्हाट मैनर वाज द घोर बचाव रिफॉर्म्स प्रोटेस्टेड, किस तरीके से लोगों ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा, हु टुक द कमांड ड्यूरिंग दीज इवेंट्स। तो पहला पॉइंट आता है हमारे पास, एक कू टुक प्लेस इन 1991। ये ईरा जैसे आप याद करोगे सीरीज वाइज तो 1991 तक हम पहुंच चुके हैं। दैट वाज इनकरेज्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। तो क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनता है। नेक्स्ट पॉइंट, द पीपल ऑफ यूएसएसआर हैड टेस्टेड द freedom because of the policies of Gorbachev, his perestroika, his glasnost. These are some of the policies played a major role in making the people aware that what is freedom, how we can use freedom, how the freedom is beneficial for the growth and the development of the people. That's why. And did not want the old style of ruling of communist party. They were not happy with that ruling, and but party hardliners wanted to bring back the old conservative model of communism, या you can say socialist model वो लेके आना चाहते थे. At the same time, who emerged as a national hero is the Boris Yeltsin. यहाँ पे आपके फोटो में डाली है, he is the Boris Yeltsin. He emerged as a national hero in opposing this coup. जो कूप हुई थी, कूप क्या होती है कि मिलिट्री टेक ओवर, जिसे हम तख्ता पलट भी कई बार बोलते हैं। ही क्लाइम्ड ऑन द टैंक एंड स्टॉप द कू, मीन्स इसने अपने पार्टी के कुछ मेंबर्स के साथ मिलके ही हैज स्टॉप दैट कू एंड ऑल्सो हेल्प गोरबचेव टू नॉट टू बी, मतलब उसके तख्ता पलट होने से उसने रोका। बट वो एमर्ज हुआ एज ए नेशनल हीरो, दैट ही वाज समवन हु हैज प्रोटेक्टेड द एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, the Russian Republic where Yeltsin won popular election began to shake off and centralized control जो था, began to shake off का मतलब वो चीज़ उन्होंने पल्ला झाड़ना स्टार्ट कर दिया उस चीज़ से, क्या इस चीज़ को हटाओ, किस चीज़ को हटाओ, द सोवियत कंट्रोल, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ। पावर began to shift from, obviously you can say Gorbachev, towards, you can say those republic, you can say from Russia towards the rest of the 14 republics। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है हमारे पास दैट पावर बिगेन टू शिफ्ट, ये हो गया पॉइंट हमारा। नेक्स्ट, इन 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ बोरिस यात्सिन, मींस यात्सिन, रशियन, यूक्रेन एंड बेलारूस, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलता हूँ रब, यू कैन अंडरस्टैंड एज ए रब। रब मींस शॉर्ट फॉर्म है रशियन, यूक्रेन एंड बेलारूस वाज द थ्री मेजर रिपब्लिक्स those who have declared themselves as independent, and they declared themselves that now the USSR is no more. Next point, Communist Party of Soviet Union was banned at the same time. Capitalism and democracy were adopted as a basis for the post-Soviet republic. जितने post-Soviet republics थे, they have started adopting capitalism as their market, मतलब as you can say as their dominating market, and as you say at the same time democracy as that political organize करने के लिए politically they have adopted that thing, and it was a kind of a shock for the whole world that they have formed Commonwealth of Independent States, CIS. CIS is a kind of a, you can say, a regional organization which came as a reply or as a counter towards रशिया मीन सोवियत यूनियन, कैन से, इन 1991। तो ये क्वेश्चन एक नंबर का ही बनता है, सीआईसी फॉर्म फुल फॉर्म क्या है एंड व्हाई इट वाज एस्टैब्लिश्ड। तो यू कैन से दैट इट वाज एस्टैब्लिश्ड जस्ट टू काउंटर द सोवियत यूनियन and to declare themselves that now they are independent, but still they want a collective security, collective trade, all things, but at the same time they are independent and they are completely away from the Soviet Union। 10th point, रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज ए सक्सेसर, रशिया को सक्सेसर बना दिया गया बिकॉज ऑफ इससे रशिया किसका बना, सोवियत यूनियन का। और सीट, अभी आपका चैप्टर भी आने वाला है, फोर्थ चैप्टर, जिसके अंदर पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वेयर देयर इज ए सिक्योरिटी काउंसिल, 5 मेंबर्स आर देयर, आउट ऑफ विच 1 सीट वॉज गिवन टू सोवियत यूनियन। बट वो जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया तो दैट सीट ऑटोमेटिकली फॉल्स इनटू द हैंड्स ऑफ रशिया। नेक्स्ट, रशिया एक्सेप्टेड ऑल द ट्रीटीज, जितनी उसने ट्रीटीज पहले किसके साथ, यूएसए के साथ या अदर कंट्रीज के साथ करी है, दैट वाज कंप्लीटली ट्रांसफर होगी किसके पास, रशिया के पास। ओल्ड सोवियत सिस्टम वाज नाउ डेड एंड बरीड कंप्लीटली, इट वाज decided that it was now no more. So these are the, you can say, these are the points
you can add here also. ये end result भी हो सकता है, इसको consequences के accordingly you can treat. ठीक है. अब next question आ रहा है हमारे पास, why did the Soviet Union disintegrated? क्यों हुआ? इससे पहले जितने points करे हैं ना आप लोगों ने, all things can be the part of this answer also. That these are the reasons that why Gorbachev had initiated the policy, because negative parts, yeah, negative features were there. To overcome those negative things, you can say that these are the points. जितने भी हमने करे वो भी कर सकते, तभी मैंने यहाँ लिखा है mix above point with the mentioned question 7 क्वेश्चन जितने पॉइंट्स है you can mention, और 7 क्वेश्चन के जो पॉइंट्स है ऊपर वाले नेगेटिव पॉइंट से भी आप एड ऑन कर सकते हैं. दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से दैट एनसीईआरटी के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो आपके लिए इट शुड बी ए काइंड ऑफ ए बाइबल फॉर यू, वेयर यू कैन राइट द थिंग्स, अंडरलाइन द थिंग्स. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ दैट जितने पॉइंट्स होते हैं एनसीईआरटी लिखो और अंडरलाइन कर दो. ठीक है. तो अब इसके अंदर क्या है, क्वेश्चन 3-4 बन रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, आंसर विल बी सेम. Why did the Soviet system become so weak? Because of the negative things which we have recently have seen previous questions. Factor responsible for the disintegration of USSR. To what extent Mikhail Gorbachev reforms were responsible for the disintegration? सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, आंसर एक ही बनता है. पहला पॉइंट बन जाएगा, ये आपके पेज नंबर 4 में आ रहा है आपके आंसर एनसीईआरटी की बुक के अंदर. देयर इज अ नो डाउट दैट द इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत यूनियन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन which failed to meet, हमने पढ़ा था ना, failed to meet the aspiration of the people. So this is the reason were basically responsible for the collapse, क्योंकि stagnant हो गई थी इकोनॉमी, stagnant हो गई थी पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर. ऑल थिंग्स नीडेड रिफॉर्म्स एट द सेम टाइम. रिफॉर्म्स फॉलोड किसने किए? गोरबेचेव ने. इट वाज नॉट लाइक बाय द पार्टी हार्डलाइनर्स, बट लेटर ऑन it became the reason of disintegration. Economic stagnation was there, where consumer shortage was there, where there is a basically poor infrastructure, people living below the poverty line, economic crisis, unemployment. You have seen the positive point में unemployment नहीं थी, but negative point में unemployment बढ़ी, क्योंकि after 15 years the system started crumbling, system started declining at the same time. Soviet Union means Soviet Union की economy, much of its resources in maintaining the nuclear arsenals, जो मैंने पहले ऊपर पॉइंट लिखवाया है, nuclear arsenals, establishment, developing of their satellites, जितनी भी उन्होंने fascist forces से countries को liberate करवाया था during the Cold War period, they were basically competing in the arm race with USA, with the first world. Huge economic burdens was there. ठीक है. Next, ordinary citizens become aware and knowledgeable thanks to, मैंने तब यहाँ लिखा, thanks to Mr. Gorbachev, because of his policies, people tasted the freedom, people tasted the openness, people tasted that their country is basically lagging behind with the USA and Western world. So they wanted to the same system to be implemented means in Soviet Union also, and they didn't like the tight control of Soviet Union means Russia over the other republics. They don't wanted that domination. That's why they went for the sovereignty, that they should not have any outside interference. Next point, they could see disparity between the same cheese. Disparity means inequality between their system and the West. They started comparison. They have started comparing their system with the others. After years of being told, हमेशा पूरे साल means 1917 से, from the very beginning of the establishment of after the new regime, you can say communist regime, after the 1917 revolt, you can say after 1917 that revolution, they have told that Soviet system is very much far better than the Western world. They have said this, but it was a kind of a psychological shock for them, that because of this system, they were basically lagging behind the whole world. ठीक है. 7 पॉइंट हो गया. 8 पॉइंट हमारा पेज नंबर 5 पे आ रहेगा. Soviet Union had become stagnant in an administrative and the political sense. They were completely stagnant and not, there was no scope for the that restructuring, because Gorbachev had tried, but still there was no chance for the growth. Next, the Communist Party that had ruled 17 years, more than 17 years, was not accountable. They were not fulfilling the aspirations of the people, and people felt frustrated and neglected at the same time. कम्युनिस्ट पार्टी का हो गया वाला क्वेश्चन हमारा पॉइंट हो गया. ऑर्डिनरी पीपल एलियनेटेड का मतलब होता है दैट they in their own country they felt that they are not the part of, they are not the citizen of that country, they felt neglected. Rampant corruption was there, obviously. When there is a,
you can say old structure is having the same kind of routine, same kind of system, same kind of institutions were there. So obviously there was a rampant means huge level पे corruption वहाँ पे चल रही थी. The centralized authority controlled by whom? By definitely Russia and the Communist Party. They were not accountable towards the people. People did not identify with the system. उन्होंने system से ताल्लुक रखना means correlation with the system. जैसे हम आज बोल सकते हैं that we are the democratic nation, we are democratic people and we have the right to vote. At the same time, we still have some you can say some linkage with our political system. We believe in our political system. We believe in judiciary. But here in Russia, in Soviet Union, people never wish to be in that kind of a system where they don't find themselves identified. Okay. Last point, the rise of the nationalism. This is also another reason that why the Soviet Union disintegrated. That feeling of nationalism, we feeling has started emerging amongst the different republics at the same time within the various republics and Russia and Baltic region. Baltic region के question बनता है which type of countries or which type of Soviet republics were the part of Baltic region. तो ये आता है एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया. ठीक है, मैं इसको ELL करके याद रखता हूँ, तो ये आपको याद रहना चाहिए. और अदर यूक्रेन, जॉर्जिया, अदर थिंग proved to be the final and the most immediate cause for the disintegration of USSR. So these are the points you can mention in the reasons for the disintegration. जितने भी अभी तक हमने करे हैं ना, you can sum up and you can write the answer of these. Now, another major question comes in your boards, that is what were the consequences. या तो प्रोसेस से क्वेश्चन उठेगा एक 5-6 नंबर का, या consequences, और यही कहीं सेम 4 नंबर में भी आ सकता है. तो it is important for you to understand this also that reasons अभी तक हो गए. अब consequence रीजन क्या होता है, पहले इसकी वजह से अब जो नेट रिजल्ट निकलता है, नेट रिजल्ट क्या निकला वो हम जानते हैं यहाँ पे. द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन, पेज नंबर 7 ऑफ योर एनसीईआरटी. ठीक है, मेरे साथ साथ खोल लो बुक को. द कोलैप्स ऑफ द सेकंड वर्ल्ड, वही बोला ना मैं, सेकंड वर्ल्ड, ईस्टर्न ब्लॉक, वॉर्सो पैक्ट और द सेकंड वर्ल्ड. यू कैन से इन interchangeably you can use these words. Led by Soviet Union and the socialist system in Eastern European had profound consequences for the world politics. Obviously disintegration जब हुआ ना, it was a kind of a huge shock for the whole world because at the same time Cold War got ended. तभी यहाँ पे second point आ रहा है पूरे पास. The Cold War got ended. The confrontation between the USA and USSR got completely ended because there is no option now. Only one. पहले क्या था? पहले था हमारे पास बाइपोलर वर्ल्ड. 2 poles were there, USSR and USA. Now USSR is gone, so only USA was there as a hegemon, जैसे बोलते हैं लीडर ऑफ द वर्ल्ड. तो इनके बीच में क्या था, कोल्ड वॉर के पीरियड में आइडियोलॉजिकल वॉर भी चल रही थी साइड बाई साइड. आइडियोलॉजी किस चीज की थी? वन आइडियोलॉजी, यूएसए हैविंग द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म, लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी. एट द सेम टाइम दूसरी जगह पे कौन था? सेकंड पोल, सेकंड वर्ल्ड था, यूएस लेड बाय यूएसएसआर, एंड दे वर बेसिकली having the ideology of socialism and controlled economy. ठीक है, तो ये हमें चीज जरूर याद रखनी है. 2 डिवीजन है वर्ल्ड का. सो ideological disputes got over whether the socialist system was good or the capitalist system. There was no more any argument was there. End of confrontation between USA and USSR means एंड ऑफ आर्म रेस. ऑब्वियसली किससे आर्म रेस करोगे जब एक कंटेंडर ही आपका वर्ल्ड में नहीं रह गया है, वो डिसइंटीग्रेट कर चुका है, तो देयर इज नो ऑप्शन फॉर द आर्म रेस बिटवीन द टू. एंड ऑफ कोल्ड वॉर लेफ्ट 2 पॉसिबिलिटी. ये एक अलग से क्वेश्चन ही बनता है. ये तो क्वेश्चन बन ही रहा कॉन्सिक्वेंसेज में, बट इसका एक अलग से क्वेश्चन बनता है. कौन सी ऐसी 2 पॉसिबिलिटीज थी, यू हैव टू मेंशन. 2 मार्क्स क्वेश्चन जरूर आता है ये. दैट आइदर द रिमेनिंग, क्या ऑप्शन रह गया था किसके पास वर्ल्ड में? अब ऑप्शन क्या रह गया था? 2 ऑप्शंस थे. पहला था आइदर टू रिमेन एज, मतलब वुड रिमेन डोमिनेटेड बाय द यूनिपोलर सिस्टम. यूनिपोलर मतलब एक हेगमन मिलेगा. कौन मिलेगा? यूएसए के अंदर चले जाओ, या तो सारे के सारे कंट्रीज मिलके, या एक मल्टीपोलर वर्ल्ड को एस्टेब्लिश करो. 2 ऑप्शन रह गए थे वर्ल्ड के पास. तो ऑब्वियसली इनिशियली वर्ल्ड वाज ओके विद द डोमिनेशन ऑफ यूएसए, बट लेटर ऑन पीपल हैव कम टू नो, जिससे आपको एक नेक्स्ट चैप्टर में आपके पास आने वाला 1992 में we have established European Union of different European countries had come and formed that European Union. तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है. इसलिए इसी पॉइंट पे बातों बातों में एक क्वेश्चन निकलता है
डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिपोलर वर्ल्ड एंड द मल्टीपोलर वर्ल्ड। बार बार बोल रहा हूँ आपको, यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब सिंगल, बाइपोलर का मतलब दो, एंड मल्टीपोलर का मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट countries, different regional organizations, those who have that domination, those who have that control, those who have their influence over the world politics। तो वहां पे दो बातें मैंने यहाँ पे लिखी है। अगर ये क्वेश्चन अलग से आता है इसलिए मैंने इसको अलग से बॉक्स में कर दिया, अदरवाइज आपका क्वेश्चन तो सीरीज में चल ही रहा है यहाँ पे। दैट कैरेक्टराइज बाय सिंगल डोमिनेटिंग सुपर पावर एट द सेम टाइम, कौन? यूएसए। ठीक है, नहीं? और इन कॉन्ट्रास्ट मल्टीपोलर वर्ल्ड इज देयर। मल्टीपोलर का मतलब होता है जो हम आगे करने वाले हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हमारे पास आने वाला है ये चीज। मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट countries and regional organizations are there. For example, there is India is rising, NAM, non-aligned movement, ब्रिक्स की फुल फॉर्म है, अभी अब तक कर चुके हैं, मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ ये चीज। दैट ब्रिक्स का मतलब हो जाता है ब्राजील, फिर आर से आ जाता है रशिया, आई से आता है इंडिया, सी से आता है चाइना, एंड एस से आता है साउथ अफ्रीका। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ different independent nations are coming and forming that joint, you can say, jointly they come together for the collective security, jointly they come for the collective trade, they wish to have their own currency also. BRICS is also, in recent days they have tried to initiate their own currency also। यूरोपियन यूनियन की अपनी करेंसी वैसे ही है, जैसे EU यहाँ लिखा हुआ मैंने, आसियान हो गया, सार्क हो गया, तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करने वाले हैं। तो ये ऑप्शन आ जाती है, तो ये आपको याद अच्छे से होना चाहिए दैट टू poles are there, यूनिपोलर वर्ल्ड होता है, मल्टीपोलर। ठीक है, नाउ बैक टू आवर ओन क्वेश्चन। 6 पॉइंट तो हो गया था हमारा यहाँ पे, अब आ जाते हैं हम 7 पॉइंट पे। यूएसए बिकम द सोल सुपर पावर। ऑब्वियसली आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन 1991, यूएस बिकम द सोल सुपर पावर। कैपिटलिज्म इकोनॉमी वाज नाउ कंसिडर एज ए डोमिनेटिंग इकोनॉमी, क्योंकि उसके अलावा तो वर्ल्ड में कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ही रह चुकी है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर में, तो यहाँ पे दो डोमिनेटिंग फैक्टर है। तो ये लोन प्रोवाइड करना, रिस्ट्रक्चरिंग करना, किस तरीके से दे विल प्रोवाइड हेल्प द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ देयर फॉर फेल्टरिंग इकोनॉमी, तो दे हैव कम एज ए एडवाइजर। तब यहाँ पे पावरफुल एडवाइजर टू ऑल द न्यूली इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स। ठीक है, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी वेस्टेड टू द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप लोग ये चीज याद हो बहुत अच्छे से, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन गॉट एस्टैब्लिश इन 1945। 45 में यूएनओ एस्टैब्लिश होती है, क्या था? मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। सो इनके ऊपर एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट दे नाउ दे हैव टू लुक आफ्टर द एमर्जिंग ऑफ न्यू पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स, 15 पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी 11 पॉइंट आ रहा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाज नाउ द डोमिनेंट इकोनॉमिक सिस्टम। Politically, notion of liberal democracy emerged as a best way of organizing political life. Everybody wants to be the democratic. They want to hear this thing that they are democratic. Although there is no voting rights, for example, in Pakistan, always they try to show themselves that they are democratic, but still there is no voting rights are being provided. They just showcase to the world that they are democratic, but still democracy is not exercised there in a kind of a way which we consider that democracy should be there. Next, the end of Soviet Union means end of Soviet bloc meant emergence of new republics. All these countries had their own independent aspiration. Obviously, everybody has that. And Baltic region, Estonia, Latvia, and Lithuania, the Eastern European, जितने हमने कभी बात करी है states की, wanted to join either यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया उन्होंने, या वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट बन गए। दस द इंटरनेशनल सिस्टम with the new players emerge as a new identity, international ideas, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, उनकी पॉलिटिकल डिफिकल्टीज सब धीरे धीरे emerge होने स्टार्ट हुआ। और मैंने यहाँ पे मैप में भी दिखा दिया आपको बाल्टिक रीजन्स कौन से, तो रशिया के साथ ही लगते हैं, एस्टोनिया, लैटविया एंड लिथुआनिया। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है बहुत अच्छे से। एंड कौन सी कंट्रीज थी जो 15 निकली, वो यहाँ नाम है, अजरबैजान, तजाकिस्तान। थोड़ा सा एक बार नजर जरूर मार के जाना, क्योंकि कई बार ये होता है क्वेश्चन ऐसा कुछ आ गया तो इसमें से बात आ जाएगी कुछ ऐसे कंट्रीज, मान लो इसमें एग्जांपल देता हूं मैं आपको, इटली डाल देगा, तो अगर आपको नहीं पता है अगर 15 रिपब्लिक्स में इटली है कि नहीं है, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ऑड मैन आउट में एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है, तो आपकी भी जरूर याद रखना। और बिग ब्लो टू द सोवियत इकोनॉमी केम इन द फॉर्म ऑफ शॉक थेरेपी। ये लास्ट में आप जरूर एड ऑन कर सकते हो, क्योंकि अगर आप कॉन्सिक्वेंसेज लिख रहे हो, तो दैट शॉक थेरेपी आल्सो वाज देयर इन which took place in रेस्ट ऑफ द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। तो अब हम करने वाले क्वेश्चन, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
जो आने वाला है शॉक थेरेपी। पेज नंबर 8 में आ रहा है आप लोगों के पास ये व्हाट इज मेंट बाय शॉक थेरेपी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले वाले क्वेश्चन है वो मेरे को चांसेस लगते हैं कि इस साल इट्स प्रॉब्ली 99% chance is there that question will come definitely from consequences of disintegration of Soviet Union, means so disintegration of Soviet Republic you can say, or the USSR। यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। क्या क्वेश्चन उठेगा? What were the reason behind the disintegration of USSR? ये 6 नंबर का क्वेश्चन तो बनना ही बनना है, आज बता रहा हूँ मैं आपको। बट एक क्वेश्चन 4 नंबर का बनने के चांसेस यहाँ से भी होते हैं। व्हाट इज मेंट बाय शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया आपका पॉइंट। मैंने अलग से ब्रैकेट में ही मेंशन कराएगा जो इजियर लैंग्वेज में। अगर बुक की लैंग्वेज में चलते हैं तो यहाँ पे पेज नंबर 8 में हमारे पास द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वाज फॉलोड इन द मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज बाय द पेनफुल प्रोसेस। इट वाज अ काइंड ऑफ पेनफुल। तो अगर ये पूरी लाइन भी लिख दोगे ना तो इट विल गिव यू गुड मार्क्स दैट इट वाज अ पेनफुल प्रोसेस, इट वाज पेनफुल ट्रांजिशन फ्रॉम द अथॉरिटेरियन बिकॉज सिंगल पार्टी सिंगल गवर्नमेंट मीन सिंगल पॉलिटिकल पार्टी वाज डोमिनेटिंग देयर, नो opposition was allowed, that is Communist Party of Russia, their authoritarian socialist system towards the democratic liberal capitalist economy, completely shift from their old regime towards the new regime। तो obviously जब ये ट्रांजिशन होता है ना तो डाइजेस्ट करना कई बार मुश्किल हो जाता है। द मॉडल ऑफ ट्रांजिशन और इन रशिया एंड सेंट्रल एशिया ईस्टर्न यूरोप मींस ये सारी वही पोस्ट रिपब्लिक्स की बात कर रहे हैं। दैट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, या तो वर्ल्ड बैंक आ गया उधर। वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है? बैंक का लोन प्रोवाइड करने लगा। आईएमएफ का काम भी अभी रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, तो वेयर देयर पाकिस्तान और इंडिया की वॉर चल रही है इधर, और पाकिस्तान को यूएसए इज प्रोवाइडिंग लोन्स इन द नेम ऑफ आईएमएफ के भाई हम लोन्स देंगे। तो ये मेन कंटेंडर आगे बीच में इन्फ्लुएंस करने के लिए पॉलिटिक्स यू कैन से, इकोनॉमी, एवरीथिंग इन दोज पोस्ट रिपब्लिक एरियाज, पोस्ट रिपब्लिक कंट्रीज ऑल्सो। थर्ड पॉइंट आता है each of these की थोड़े से elaboration है इसमें, that each of these countries were required to make a total shift। obviously they have said that now there is no need for your old system, they need new system to be established if they want to be assimilated into new system of, या तो either उन्होंने चूज करा यूरोपियन यूनियन या उन्होंने चूज करा NATO forces, ठीक है। which meant rooting out completely any structure involved during the Soviet era में, और वो कौन सा था? सोशलिज्म था, या यू कैन से कम्युनिज्म। प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एसेट, जितने भी स्टेट एसेट्स हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया है। पहले वो स्टेट कंट्रोल थी, नाउ प्राइवेट प्लेयर्स आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड। कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न जो था उसको भी रिप्लेस कर दिया गया इमीडिएटली, ठीक है। कलेक्टिव फार्मिंग होती थी पहले, कलेक्टिवली ऑल पीपल और को ओनर्स, नाउ ओनली प्राइवेट फार्मिंग वर देयर, दोज हु आर मींस अब आपको क्लास सिस्टम देखने को मिलेगा। पहले देयर वाज कंप्लीटली क्लासलेस सोसाइटी, नाउ द क्लास इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड देयर। जिसके पास जितना है वो और आगे ग्रो करता जाएगा, जिसके पास नहीं है दे विल सिंक और यू कैन से दे विल बी बरीड अलाइव। ड्रास्टिक चेंजेस इन द एक्सटर्नल ऑरिएंटेशन, जो पहले एक दूसरे से भाईचारा था सभी पोस्ट रिपब्लिक्स का, वो धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गया। सडन कंप्लीट स्विच टू फ्री ट्रेड। पहले क्या था? क्लोज्ड इकोनॉमी थी, मार्केट बाहर के जिसे बोलते हैं यू कैन से एफडीआई, जैसे नेक्स्ट पॉइंट आ रहेगा दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मींस बाहर से इन्वेस्टर्स नहीं आ सकते। नाउ फॉरेन इन्वेस्टर्स कैन आल्सो कम इनटू योर कंट्री एंड मींस इन पोस्ट रिपब्लिक जितने भी 15 रिपब्लिक्स है एंड दे कैन इन्वेस्ट देयर, सो डेफिनेटली इट विल बी हार्मफुल फॉर द एग्जिस्टिंग पीपल। नेक्स्ट आ रहेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल ओपननेस, डीरेगुलेशंस एंड करेंसी कन्वर्टेबिलिटी मींस जो पहले करेंसी को आप हाथ नहीं लगा सकते थे, नाउ करेंसी कन्वर्टेबिलिटी इज आल्सो टेकिंग प्लेस। ब्रेकिंग अप ऑफ द एग्जिस्टिंग ट्रेड अलायंस, जो पहले के ट्रेड अलायंस बने हुए थे एक दूसरे कंट्री से, वो अब सब धीरे धीरे अलग होने, तभी तो हम लोग दिख रहा है एग्जांपल द रशिया एंड यूक्रेन वर द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन बट नाउ दे आर फाइटिंग फॉर देयर ओन political interest, their own economic interest, their own way of organizing their political structure. They were basically fighting now with each other. Each of these states of blocks जितने भी थे now linked directly to the west। अब उसका डायरेक्ट कंट्रोल वेस्ट से हो गया। पहले रशिया संभालता था सब चीजें, now every republic is now directly linked with the वेस्टर्न वर्ल्ड। उसका एग्जांपल है यूक्रेन वांटेड वॉर क्यों चल रही है, आप सबको पता होना चाहिए दैट व्हाई वॉर ऑफ रशिया एंड यूक्रेन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज यूक्रेन वांटेड टू बी द पार्ट ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनना चाहता है, बट इट इज नॉट basically not favorable for Russia because Russia and Ukraine have the same border, they share the same border, and at the same time it is basically
नॉट फेवरेबल फॉर सिक्योरिटी रीजंस फॉर रशिया, बिकॉज अगर आपके पड़ोसी देश ही अगर आपके दुश्मन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है तो इट विल बेसिकली सॉरी नॉट फेवरेबल फॉर द कंट्री ऑफ जैसे रशिया है। सेम लास्ट एक पॉइंट आपको जो लिखना है ये वाला, ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट दिस पॉइंट, इट विल नॉट बी मेंशन इन योर एनसीईआरटी। सो द शॉक थेरेपी वाज वेल एग्जीक्यूटेड प्लान, इनिशिएटेड बाय यूएसए टू एरेडिकेट खत्म करने का तरीका था कम्युनिज्म फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ से मींस पूरी दुनिया से खत्म करने का तरीका था ये शॉक थेरेपी। नहीं तो इंट्रोड्यूस आराम से भी करी जा सकती थी। ये क्या चीज, आराम आराम से आप इकोनॉमी को ओपन अप करते, बट they were not favoring the people of that country. They wanted to eradicate, they wanted to completely rooting out of the communist system. They were not happy with the communist system. That's why they have introduced the shock therapy concept, because of which the whole economy got crumbling and got basically you can say ruined at the same time. इसलिए अब आता है, जब ये पॉइंट्स आप लिख लोगे ना तब आता है कॉन्सिक्वेंसेज। इसके बाद एंड रिजल्ट क्या निकला आपको किस चीज का, शॉक थेरेपी का। तो एंड रिजल्ट हम यहां से देखते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, पेज नंबर 9। ठीक है, इसके 3 4 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे वॉज शॉक थेरेपी द बेस्ट वे टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिस्ट टू कैपिटलिज्म। डेफिनेटली यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन कर रखा है आपके सामने, नो, बिग नो, बिकॉज इफ देर होता है ना, if you go for the yes you can give convince, if you can convince in your answer you can go for the no also, but you can say here that it was not best way of transitioning from the communist to capitalism because of the following reasons। तो वो सारे मार्क कर सकते हो, आपकी बुक के अंदर है। और भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, हाउ फार कैन शॉक थेरेपी बी कॉल्ड द बेस्ट वे टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम द कम्युनिस्ट, कैसे कह सकते हो, तो यू हैव टू जस्टिफाई। तो ये सारे जस्टिफिकेशन क्वेश्चन आ रहे हैं। और वैसे बहुत इजी भी आ सकता है, एक्सप्लेन एनी सिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी, उसका क्या एंड रिजल्ट निकला, या हाउ शॉक थेरेपी डिड अफेक्ट द ट्रेड एंड कॉमर्स ऑफ रशिया एज वेल एज द इन इट्स फॉर्मर रिपब्लिक्स। तो ये भी क्वेश्चन घबराना नहीं है इस क्वेश्चन को देख के, सेम क्वेश्चन है, बस एक चीज है, कभी आपने कान ऐसे पकड़ना है, कभी घुमा के पकड़ना है, बट पकड़ना कान ही है आपने। ठीक है, अब आ रहा है सेकंड पॉइंट, मेजर इंपॉर्टेंट, इट ruined the economy of, it was kind of a disaster basically, in short you can mention ruin to the economies of disaster. It brought ruins, completely shattered the whole economic structure of post republics, which was modeled based on communism or you can say socialist model. In Russia large state controls industry complex almost collapsed, जितना भी स्टेट कंट्रोल कर रहा था वो पूरा कोलैप्स हो गया। जैसे हमेशा अपने बच्चों को एग्जांपल देता हूँ that in India railways are being controlled by government is controlling, there is no private player is there, so still you are getting cheaper tickets। आज भी तुम 20 रुपए में भी यू कैन ट्रेवल फ्रॉम हियर एंड देयर, बट यही चीज प्राइवेट प्लेयर आ जाएगा, तुम्हें लगता है वो 20 रुपए में तुम्हें ट्रेवल करने देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करने देगा। इसलिए वहां पे यही चीज आई, वहां पे सब कुछ खत्म हो गया, गवर्नमेंट की जो कंट्रोल इकोनॉमी थी, कंट्रोल सिस्टम था, फिर वो ना कॉम्प्लेक्स जो था, बड़ा टिपिकल सा सिस्टम था, विच वॉज everything was controlled by the state, but it got now completely shattered and completely control was given to the private players। 90% ऑफ द इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्री थी 90% उसमें से सेल टू द प्राइवेट ओनर्स के पास चलेगी, बिकॉज पहले प्राइवेट ओनरशिप नहीं थी वहां पे, पहले प्राइवेट प्रॉपर्टी वाज नॉट देयर, बट नाउ प्राइवेट प्रॉपर्टी बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, सो बिकॉज ऑफ व्हिच 90% ऑफ इंडस्ट्रीज वर सोल्ड टू whom, प्राइवेट प्लेयर्स। डिसअपीयरेंस ऑफ एंटायर लोकल इंडस्ट्री, इससे पहले मैंने पॉइंट्स आपको बताया था कि लोकल इंडस्ट्री, इंडिजीनियस नेटिव इंडस्ट्रीज को दे यूज टू सपोर्ट, बट वो जब सपोर्ट सिस्टम खत्म हो गया तो ऑब्वियसली दे हैव होल सिस्टम लोकल इंडस्ट्री से कोलैप्स कर गया, बिकॉज लोकल पीपल हाउ दे विल बी एबल टू compete with the big giants, those who are coming from abroad, from their western countries, those who are highly technologically, they are so much advanced, how they can compete with those big players। वो होता है ना, एक छोटा प्लेयर क्या कैसे लड़ेगा यार। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, कौन सी कंट्री का एग्जांपल दूं, कनाडा की अगर क्रिकेट टीम की बात हो, कोई सुना है किसी ने कनाडा की क्रिकेट टीम भी कोई है? किसी ने सुना है नेपाल की कोई क्रिकेट टीम हो? और आपको अगर नेपाल की क्रिकेट टीम फाइट करेगी किसके साथ, ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के साथ, इट्स नॉट पॉसिबल यार। ठीक है ना, नेक्स्ट, दिस वॉज कॉल्ड द लार्जेस्ट गिराज। अब यहाँ पे जो 90% जितनी सेल ऑफ कर दी प्राइवेट प्लेयर्स को, तो इसको क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट गिराज सेल इन द हिस्ट्री। तो एक नंबर क्वेश्चन ये भी बनता है, एज वल्नरेबल इंडस्ट्रीज वर
अंडर वैल्यूड एंड सोल्ड थ्रोन अवे प्राइसेस, मतलब सस्ते रेट पर बेच दिया, बेचो बस, क्योंकि बस की नहीं है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते, हमें नहीं बस की हमारी कि हो सकता है आगे जाके एक पैसा भी ना मिले, तो जितना मिल रहा है औने पौने दामों पर लोगों ने इंडस्ट्रीज को अपना अपना बेच बाच के खत्म कर दिया काम, ठीक है। वैल्यू ऑफ द रूबल, रूबल इज द वैल्यू, इज द करेंसी ऑफ रशिया, मीन सोवियत यूनियन में रूबल ही चलता था, वो करेंसी जो थी डिक्लाइन होगी, ड्रामेटिकली डिक्लाइन होगी। अभी बोलते हैं ना 1 रुपए महंगा हो गया डॉलर के कंपैरिजन में, दैट रुपीज इज डिक्लाइनिंग, तो वो तो डिक्लाइन ड्रास्टिकली कर गया, ठीक है। इन्फ्लेशन ऑब्वियसली, जब आपका करेंसी डाउन होती है तो इकोनॉमिक स्टूडेंट बहुत अच्छे से जान सकते हैं, यहाँ पे समझ सकते हैं इस चीज को, दैट वंस योर GDP, once your domestic growth, once your currency is declining, at the same time inflation will rise. एक चीज अगर डाउन रहेगी तो इन्फ्लेशन हमेशा राइज करेगी, एंड पीपल लॉस्ट मोस्ट ऑफ देयर सेविंग्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाज प्रिवेलिंग एट दैट टाइम। कलेक्टिव फार्मिंग डिसइंटीग्रेट होगी, जो कलेक्टिवली फार्मिंग चलती थी वो डिसइंटीग्रेट करके प्राइवेट फार्मिंग को इंट्रोड्यूस कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। पीपल वर विदाउट फूड, leaving people without food, and Russians started importing food. Obviously अब अपने लोगों को पेट भरना है तो they have to go for the import also, और at the same time जब import की बात कर रहे हैं हम लोग तो obviously it will be also a burden on the economy of the whole country। तो आप, एक होता है ना vicious circle होता है, उसके अंदर एक बार एंटर करेंगे तो you will start declining declining declining, राइस का ऑप्शन नहीं रह गया था यहाँ पे। यहाँ पे तभी देखा रियल जो GDP होती है जिसे बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ रशिया इन 1990 वाज बिलो व्हाट इट वाज इन 19, मतलब 10 साल पहले जो थी, जब रशिया पूरा एक साथ था, मीन सोवियत यूनियन एक साथ थे तब, और अब में 10 साल बाद कंप्लीटली ड्रास्टिक चेंज आ गया उधर, ठीक है। ओल्ड ट्रेडिंग स्ट्रक्चर ब्रोक डाउन, जो ओल्ड ट्रेड सिस्टम चलता था वो ब्रोक डाउन हो गया, अल्टरनेटिव कोई वहां उसकी जगह दिया नहीं गया हम लोगों को, ठीक है। ओल्ड सिस्टम ऑफ सोवियत वेलफेयर, जो वेलफेयर सिस्टम, पीपल वर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन दो सब्सिडीज। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, इतनी सारी वेलफेयर स्कीम्स अवेलेबल है हमारे पास, और पीपल आर स्टिल 80% of people are still, you can say, basically dependent on the welfare system आज भी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, रिजर्वेशन पॉलिसी, पीपल आर स्टिल डिपेंडिंग अपॉन दोस थिंग्स, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर मैं कहूँगा आज खत्म हो जाती है, कल से देयर इज नो दैट वेलफेयर स्कीम्स आर अवेलेबल, कल से देयर इज नो सब्सिडीज विल बी प्रोवाइडेड, और कल से ही रिजर्वेशन इज नॉट देयर, तो पीपल विल स्टार्टेड, मतलब शॉक हो जाएगा उनके लिए, ये क्या हो गया, एक दिन में सब कुछ चेंज कहाँ से आ गया। रीजन इज दैट सेम फीलिंग वहां के लोगों के लिए थी, दैट ओल्ड सिस्टम ऑफ वेलफेयर सिस्टम गॉट ड्रास्टिकली डिस्ट्रॉयड, विड्रॉल ऑफ द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज बंद होगी यहाँ पे, और ऑब्वियसली जब इस टाइप का सिस्टम होता है तो एंटी सोशल एलिमेंट्स विल एमर्ज होंगे, तब यहाँ पे वर्ड आ रहा है माफिया स्टार्टेड गॉट एमर्जिंग इन दीज कंट्रीज, तब ये बोलते हैं रशियन माफिया। आज भी लोग डरते हैं, इस पे बहुत सारी मूवीज बनी है, द रशियन माफिया इज देयर, तो रशियन माफिया आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो यहीं से उठा था कि जब सिस्टम इज वीक तो डेफिनेटली कोई ना कोई वहां पे टेक ओवर करने के लिए इस टाइप के लोकल माफियाज विल एमर्ज, ठीक है। ये हमारे 13 पॉइंट हो गए, उसके बाद कुछ पॉइंट्स और रह गए। प्राइवेटाइजेशन लेड टू द न्यू डिस्पैरिटीज, ऑब्वियसली प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा तो ऑब्वियसली क्लास सिस्टम विल डेफिनेटली विल एमर्ज, कोई रिच होगा कोई पुअर होगा, ठीक है। डिस्पैरिटी का मतलब वो होता है। रशिया रशिया में क्या था, एक बैंक है, ये आपके ना साइड में एक एनसीईआरटी के अंदर बना आ रहा होगा, दैट शॉक थेरेपी, तो ये मैं डाल नहीं रहा आप लोगों को, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मुझे कई बार लगता है कि एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, तो बस ये याद रखना। इनको बैंक एक है रशिया 1950 में बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वेंट बैंकरप्ट, इनको बैंक, रशिया सेकंड लार्जेस्ट बैंक वेंट बैंकरप्ट कब हुआ था, 1998 में, मतलब लार्जेस्ट बैंक जो है ना वो भी बैंकरप्ट हो गया बिकॉज ऑफ द शॉक थेरेपी, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑल दीज कंट्रीज, रीजन एक ये भी था, द कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो भी बहुत जल्दी जल्दी बनाया था, हरीडली दे हैव प्रिपेयर्ड, 50 रिपब्लिक्स अभी आए विद इन, हमने कितना टाइम लिया था, अगर मेरे साथ आप लोग लास्ट ईयर मेरे साथ आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा दैट इन आवर इंडिया we have taken 2 years 11 months 17 days to complete our constitution, but वहां पे hurriedly within month or 2 months के अंदर they have prepared the constitution, तो definitely there will be shortcomings, and because of that कुछ ना कुछ कंट्रीज के अंदर अथॉरिटेरियन रूल आ गया, कुछ ना कुछ कंट्रीज के अंदर जैसे यहाँ प्रेसिडेंट ने खुद को अपने को दोबारा री इलेक्ट कर लिया, मेल प्रैक्टिसेस आने की स्टार्ट होगी, तो ये कुछ पॉइंट्स है। और लास्ट है जुडिशियल कल्चर जो था एक, दैट हम लोगों को एक जस्टिस मिलना चाहिए, पीपल को जस्टिस मिलने का तरीका क्या है, दैट जुडिशरी शुड बी देयर, तो डिजिटल कल्चर इंडिपेंडेंट जुडिशरी वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड, तो ये इस तरीके से हमारा कॉन्सिक्वेंसेस का पार्ट खत्म होता है, ठीक है। सो एक क्वेश्चन और बनता है आप लोगों का, पेज नंबर 9 और 10 आपके एनसीईआरटी मिल जाएगा,
What was the main reason for the revival of the economy of the most of the फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक? जो फॉर्मर सोवियत 15 रिपब्लिक्स थे उनकी इकोनॉमी किस तरीके से इंप्रूव करी? ऑल्दो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो हार्डली 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन में आएगा, और उसमें से भी इंपॉर्टेंट ये चीज बनती है दैट यू हैव टू फर्स्ट इंट्रोड्यूस हाउ द इकोनॉमी हैज गॉट डिक्लाइन. तो वही आएगा स्टैग्नेशन ऑफ द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर वाज देयर वाज नो that it was the system was not accountable towards the people, and that's why different reforms were initiated. But because of those reforms, Gorbachev initiation, the country's economy got declined, and at the end, that disintegration has taken place. So at the same time, ये लिखने के बाद you can directly jump on these 4-5 points which I have mentioned, that most of the economy of Russia, including other post republics, revived after, means you can say 2000 में revive करी after 10 years of that disintegration. Reason क्या था most of revival का? Reason for the revival for the most of their economies was the export of the natural resources like oil, that natural gas and the minerals, especially oil, crude oil. They are selling the crude oil. आज भी अगर इसराइल और ईरान की वॉर चल रही तो स्ट्रेट ऑफ हर्मस इज बीइंग बेसिकली ब्लॉक्ड बाय ईरान. ठीक है, ईरान अगर उसको ब्लॉक करके बैठा हुआ तो आज की डेट में ऑयल सप्लाई बहुत मुश्किल हो रही है हम लोगों को वहां से, एंड एट द सेम टाइम रशिया इज सेलिंग अस द ऑयल. तो ये ऑयल जब सेल कर रहा है तो उससे ऑब्वियसली दे आर गेनिंग बेनिफिट, एंड दैट्स व्हाई देयर इकोनॉमी गॉट इम्प्रूव्ड. तो ये तो सीधा स्ट्रेट आंसर इसका बनता है. जैसे और बट कुछ और कंट्रीज भी जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, बट स्टिल दे हैव द लैंड थ्रू विच दैट पाइपलाइंस कैन ट्रेवल. तभी यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, थर्ड पॉइंट, अजरबैजान, कजाकिस्तान. लिखने की जरूरत नहीं है एग्जैक्ट नाम, कोई भी आप उठा के नाम लिख दो, दैट कौन सा जो आपका जो चेकर होगा उसको कौन सा पता है कौन सी कंट्री का है, किसी को नहीं पता है. ठीक है, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आर मेजर ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर, ये तो क्लियर हो जाता है. अदर कंट्रीज की बात कर रहे हैं हम. गेन बिकॉज ऑफ दैट ऑयल पाइपलाइन दैट क्रॉस द टेरिटरीज विच दे गेट रेंट. टेरिटरीज से पाइपलाइन ट्रांसफर करनी है, ट्रेवल करनी है, तो आप रेंट ले रहे हो उस चीज का. तो जिनके पास नहीं है नेचुरल सोर्सेज, वो लोग इस तरीके से अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर ले. और लास्ट में लिखा है, ये पॉइंट आपको लिखना होगा, द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स आर एरियाज विद वास्ट हाइड्रोकार्बन. नेचुरल गैस, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है नेचुरल गैस, ऑयल, कोल्स वगैरह रिसोर्सेज विच हैव ब्रॉट देम इकोनॉमिक बेनिफिट्स. तो ये चीज आप हमेशा याद रखना कि ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल, gas, natural gas, and the minerals, they have sold that thing and they got revival of their own economy, which was faltering and stagnant before या after the disintegration of USSR. ठीक है, अब एक मेजर क्वेश्चन और आता है जो अगर आ गया तो दैट यू हैव टू राइट, और अगर उसके अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो पीछे का जितना हमने अभी तक पढ़ा है ना, दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर अस, बिकॉज ये कम्प्लीटली डिफरेंट है. डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर बनेगा इसका, और जिसकी हमने बात मेजर किसकी करनी है, 3 पोस्ट रिपब्लिक्स की बात करनी है. क्वेश्चन है पेज नंबर 10 पे मिलने वाला है आपको ये. डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट मेक मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स प्रोन टू कन्फ्लिक्ट. मतलब वो ऐसे कौन से रिपब्लिक्स है जिनके कंफ्लिक्ट हुआ है, जिसके यहाँ पे थ्रेट्स है कंफ्लिक्ट होने के. पॉइंट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन, मैंने कभी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है, पॉइंट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर कैन बी मेंशन्ड हियर. अगर आपने पॉइंट्स मेंशन करने हैं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के, यू कैन मेंशन हियर, बट प्लीज ट्राई टू गिव द नेम ऑफ some of the republics. जैसे मैंने मेंशन यहाँ करे हैं, चेचन्या. चेचन्या इज अनदर नेम ऑफ एक रिपब्लिक हुआ करता था, किसका, सोवियत यूनियन का पार्ट हुआ करता था. दे डिमांडेड स्टेटहुड. मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रिपब्लिक्स आर प्रोन, पहला पॉइंट आता है, प्रोन टू कंफ्लिक्ट. मैनी हैव हैड सिविल वॉर्स. पहली तो सिविल वॉर्स बहुत जगहों पे हो रही थी, इंसर्जेंसीज हो रही थी, एक दूसरे के इन्फिल्ट्रेशन चल रही थी, वॉर चल रही, जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की आपको देखने को मिलती है. इस टाइप की वॉर चलती रहती है. इन्वॉल्वमेंट इन द आउटसाइड पावर, बाहर से पावर. कौन सी आउटसाइड पावर? मीन्स यूएसए इज इंटरफेयरिंग इन द personal matter. USA was interfering in the economic matter, as you have seen that World Bank was there, IMF was there. So people of that own country, they wanted at the same time sovereignty also. They were asking for the sovereignty, and at the same time USA is jumping into the economy of interfering in the economy of these republics. So that's why there is a rebel, and there were people were not happy with those things. इन रशिया 2 रिपब्लिक्स, चेचन्या एंड डेगेस्टन, ये थोड़े से नाम आपको याद करने पड़ सकते हैं, हैव हैड ए वायलेंट सक्सेशनिस्ट मूवमेंट. रशिया से ही ये बाहर निकले हैं.
ऐसा मत सोचना कि सिर्फ 15 रिपब्लिक्स की बात हो रही है। एक रिपब्लिक के अंदर ही बहुत सारे रिपब्लिक्स बने हैं, एक स्टेट के अंदर। मींस अगर पहले वो सोवियत यूनियन के 15 रिपब्लिक्स हुआ करते थे, उस 15 में से अगर हम एक का एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें दो दो तीन तीन निकल रहे हैं। तो वही अभी हम देखने वाले हैं इस तरीके से। तो पहला तो यहाँ पे आपके पास आ रहेगा चचन्या इज अनदर, चचन्या डेगेस्टान केम आउट ऑफ रशिया। मॉस्को मेथड, अब मॉस्को का मतलब क्या है? रशिया। रशिया मींस कैपिटल, कैपिटल सिटी से जो कंट्रोल करने की कोशिश करी जा रही थी रेबल्स को, कौन से? चेचन्स, चेचन्स नोन एज द रेबल्स ऑफ चेचन्या, लेड टू द मैनी ऑफ ह्यूमन राइट्स वायलेशन। बहुत सारे लोगों को मारा, दबाया गया, सप्रेस किया गया। मॉस्को फेल टू डेटर द एस्पिरेशंस। फिर भी फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर भी ब्रिटिशर्स हैव डन लॉट्स ऑफ एट्रोसिटीज। जलियांवाला बाग इज द रीसेंट एग्जांपल। स्टिल दे हैव, मतलब होता है ना, जज्बा जो था इंडिया का वो हिंदुस्तानियों जज्बे को तोड़ नहीं सके। सेम यहाँ भी वही चीज है। देन मॉस्को ट्राई करा बहुत अच्छे तरीके से, उन्होंने हटाने की कोशिश करी इन लोगों को, वायलेंस बहुत करा इनके साथ, बट स्टिल देयर एस्पिरेशंस फॉर द इंडिपेंडेंस वर नॉट बीइंग इजीली सप्रेस्ड। तभी मेरा फिफ्थ पॉइंट आपको लिखना आएगा, ऑल्दो चेचन्स इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली एज एन सोवरेन स्टेट, इट डिक्लेयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम रशिया इन 1991। सिमिलरली जैसे हम इंडिया में ब्रिटिशर्स से आजाद नहीं हुए थे, बट इन 1930 वी हैव डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, दैट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। ऑल्दो हम आजाद नहीं हुए थे, सेम यहाँ भी था, दैट दे वर नॉट फ्री बट दे हैव डिक्लेयर्ड दैट इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक और पॉइंट, तजाकिस्तान कन्फ्लिक्ट। किसके बेस पर था? एथनिसिटी। जैसे हमारा श्रीलंका के अंदर सिनालाज एंड तमिलियंस का आपने इशू देखा था 10th क्लास के अंदर, सिमिलर बेसिस पर यहाँ भी एथनिसिटी का कंपटीशन था। दो ग्रुप्स थे तजाकिस्तान में, विटनेस ए सिविल वॉर दैट वेंट फॉर 10 ईयर्स। और ये क्रम्बल क्वेश्चन बहुत बार आता है, सिविल वॉर तजाकिस्तान में कितने ईयर्स चली? 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 12 ईयर्स, इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है एमसीक्यूज में। तो यहाँ से क्वेश्चन उठ रहा है आपका। ठीक है, क्लैश था बिटवीन, किसके बीच में था? दो ग्रुप्स के बीच में, फ्यूल्ड प्राइमरीली बाय द क्लैशेस बिटवीन एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, कौन से थे एथनिक ग्रुप्स, ये डिटेल में जाना है चले जाओ, बट इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये सिंपली लिख सकते हो, एथनिक कन्फ्लिक्ट वाज दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है जॉर्जिया। जॉर्जिया इज अनदर रिपब्लिक दैट डिमांडेड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस डिमांड करी फ्रॉम टू प्रोविंसेस रिजल्टिंग इन द सिविल वॉर। वहां भी सेम सिविल वॉर हुई, वहां भी स्टेटहुड की बात हो रही थी, एंड फाइटिंग ओवर द रिवर वाटर। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, दैट देयर वर मूवमेंट अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रेजिम्स ऑफ यूक्रेन एंड किर्गिस्तान एंड जॉर्जिया। इनके बीच में, किस बीच में था? वाटर डिस्प्यूट को लेकर था। तो यू कैन गो फॉर द स्टेटहुड के बारे में बात कर सकते हो, या वाटर डिस्प्यूट भी लिख सकते हो। देन थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पे चलते हैं हम। सेंट्रल एशिया ऑल्सो बिकम द जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स। सेंट्रल एशिया कौन से आ जाते हैं? कुछ ना कुछ जो पोस्ट रिपब्लिक्स है, वहां के सेंट्रल एशिया के जो एरियाज आ जाते हैं, वहां पे कौन डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था? चाइना, अफगानिस्तान, ये वाले कुछ एरियाज थे। यूएसए, दे ट्राई टू इंटरफेयर। इंटरफेयर किस तरीके से था? फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 9/11, 9/11 आपको पता होना चाहिए दैट देयर वाज अ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वेयर टेररिस्ट regimes have hijacked the aircraft and they have directly मतलब क्रैश करवा दिया था किसके अंदर? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर। इट वाज अ ह्यूज काइंड ऑफ, अब तक का वर्ल्ड का बिगेस्ट, यू कैन से, द टेररिस्ट अटैक हैज हैपेंड टिल दिस डेट। सो उसमें क्या था? यूएसए वांटेड टू से इन द नेम ऑफ वॉर अगेंस्ट टेरर, दे हैव लॉन्च्ड काइंड ऑफ मिलिट्री missions they have started, and in that they wanted that जितने भी ये कुछ सेंट्रल एशियाज के पोस्ट रिपब्लिक्स एरियाज है, ये अपने बेस, मिलिट्री बेस दे उनको, ये उनको वहाँ पे रनवेज अपने प्रोवाइड करे, ये उनको फ्यूलिंग स्टेशंस प्रोवाइड करे। तो बाय दिस दे वांटेड दैट दे मस्ट हेल्प दोज, यूएसए को हेल्प करे। तो इस टाइप के आउटसाइड पावर्स टाइम टू टाइम दे हैव ट्राई टू इंटरफेयर। और वही इंटरफेरेंस को एग्जांपल मैं देता हूँ, यूक्रेन वॉर। यूक्रेन वॉर के अंदर भी यही सेम चीज देखने को मिल रही है, दैट यूक्रेन को यूएसए यूज करना चाहता है एज दैट मिलिट्री बेस टू चेक अपॉन डायरेक्टली टू रशिया। रशिया को चेक करना चाहता है और वही रशिया को पसंद नहीं है। दैट्स व्हाई टिल दिस डे, सिंस 2 years 3 years वी आर सीइंग द सेम वॉर। मैं तो डेट भी भूल चुका हूँ कब से स्टार्ट हुई थी, कब एंड तो हो ही नहीं। ठीक है, उल्टा एक और लेटेस्ट वॉर स्टार्ट हो गई इजराइल और ईरान की, जिसके अंदर स्टिल यूएसए इज द बेसिकली इंटरफेयरिंग। सो इंटरफेरेंस हर जगह चलता रहेगा आप लोग। ठीक है, अब एक और लास्ट पॉइंट है, चाइना हैज इंटरेस्ट हेयर बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्स। चाइना को भी इंटरेस्ट है सेम एट द सेम टाइम। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, 2 पॉइंट। चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया का भी एक नाम आता है, दैट इट स्प्लिट इनटू अ वेरी पीसफुल मैनर में। ये किस में डिवाइड हुआ? चेक एंड स्लोवैक्स, दो में डिवाइड हो गया। तो ये आप याद कर सकते हो। यूगोस्लाविया तो 3 में डिवाइड हो गया। यूगोस्लाविया इज अनदर स्टेट वेयर in 1991 it got broke into
क्रोशिया, स्लोवेनिया एंड बोस्निया, जो पहले हर्ज़ेगोविना हुआ करता, डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। तो मतलब क्या दिख रहा है आप लोगों को, एक रिपब्लिक में 3-3, 4-4, 5-5 रिपब्लिक्स निकल गए। So it was a kind of a emergence of new players into the world politics and onto the world map. So अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट पार्ट पे, पेज नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, इंडो रशियन रिलेशनशिप। हमने जानना है, क्वेश्चन है व्हाट वाज द इंडो रशियन रिलेशनशिप एंड हाउ ईच कंट्री बेनिफिटेड फ्रॉम वन अनदर, किस तरीके से दोनों कंट्री एक दूसरे का बेनिफिट ले रहे हैं। पेज नंबर 11, 12 एंड 13 आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर स्प्रेड होगा इसका आंसर, मार्क कर लेना अपने पॉइंट्स को। पहला पॉइंट आ रहा है, इंडिया हैज मेंटेन गुड रिलेशनशिप विद द अदर पोस्ट कम्युनिस्ट रेजिम्स, स्पेशली सेकंड पॉइंट में आ रहा है स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप इज हेल्ड विद रशिया, रशिया के साथ हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप रहा है। और इसका एग्जांपल तो आप लोगों ने अभी रिसेंट व्लादिमीर पुतिन की विजिट में भी देख लिया होगा, हाउ द बोथ leaders, the Prime Minister Narendra Modi and Vladimir Putin have broke all kinds of protocols and they have hugged each other, they have went in the same car. These are the some of the way we can say that we have stronger relationship with Russia beyond going beyond their you can say the existing political structure. हम existing political structure से beyond जाके उनसे हमने relationship रखा और आज भी वो एक symbol है हमारे लिए that Russia always stood for India at international level. हमारे चाहे वो कश्मीर इशू हो, चाहे वो डिफरेंट इश्यूज पाकिस्तान के वॉर का इशू हो, ऑलवेज वी हैव फाउंड रशिया ऑलवेज बैक्ड इंडिया। तभी यहाँ पे थर्ड पॉइंट भी आ रहा है, इंडियाज रिलेशनशिप विद रशिया इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ India's foreign policy. That's why you will come to know about in your coming up chapters, in which because of Russia we have won the 1971 war also, because at that time we have done 20 years of friendship treaty with Russia, and because of that USA was not be able to intervene in that war, and we have liberated Bangladesh as well as our stature, or you can say हमारा जो एक परचम जो था वो बहुत लहरा गया था। Reason of that Russia was backing us, otherwise USA was about to attack on India at that time। वो हम डिस्कस लेटर ऑन करेंगे। तभी मैंने यहाँ पे वो वाला पॉइंट भी लिख दिया है, दैट सिक्स पॉइंट आपको मेंशन करना था, दैट सोवियत यूनियन से हमने इंडो सोवियत treaty of peace, friendship treaty we have done in 1971, that was specifically mutual strategic cooperation, that if someone attacks Russia we will support, if someone going to attack on us then we will going to support Russia also, or Russia will also in support us। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, इंडियन रशियन रिलेशनशिप एम्बेडेड हिस्ट्री ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट। हमारे कॉमन इंटरेस्ट भी रहे हैं, ट्रस्ट भी रहे, एंड वी ऑलवेज सपोर्टेड नॉट द unipolar world, we always supported that multipolar world should be there and we should compensate each other। तो यहाँ पे यही एक फिलॉसफी चली है, एंड वी हैव द सेम फिलॉसफी एट द टाइम। और एक एग्जांपल बॉलीवुड से ही मिलता है हमें, इंडियाज हीरोज राज कपूर, अमिताभ बच्चन, दे आर द हाउस होल्ड नेम्स, वहाँ पे सारे गाने हमारे ही बजते हैं और हमारे यहाँ उनके गाने ही बजते हैं। और इससे एग्जाम्पल राज कपूर के एक गाने में मिल जाता है, मुझे बहुत अच्छा गाना याद आ रहा है, गाना था मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, जिस और फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। वो गाना थोड़ा याद नहीं आ रहा था, बट हाँ, रूसी मीन्स रूसी टोपी, टोपी ऑब्वियस से वहाँ का एक सिंबल है, एंड रूसी मीन्स रशिया। तो हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। मेरा नाम जोकर मूवी भी बनी थी एक बीच में, इन विच रशियन सर्कस acrobats were there also, they were the part of that movie। Raj Kapoor has directed and produced that movie, in which different Russian players were there, Russian circus masters, and whole Russian circus was there। So this shows us the collaboration of our two nations together in Bollywood also। So ये हमें थोड़े points यहाँ जरूर लिखने, ये cultural exchange के points है which you can mention here। ठीक है, more than 80 bilateral agreements we have done since 2001 तक हमने बहुत सारे इनके साथ एग्रीमेंट्स बहुत करे हैं। एंड अब पॉइंट आता है कैसे हम बेनिफिट ले रहे हैं, इंडिया भी बेनिफिट ले रहा है और रशिया भी ले रहा है। तो इंडिया क्या क्या बेनिफिट ले रहा है बिकॉज ऑफ दिस यू कैन से इंडो रशियन रिलेशनशिप में, किस तरह के बेनिफिट ले रहा है। इंडिया स्टैंड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ विद रशिया ऑन कश्मीर इशू। जब भी हमें कश्मीर इशू की बात आती है तो ऑलवेज रशिया सपोर्ट्स अस दैट कश्मीर शुड बी द पार्ट ऑफ इंडिया। एनर्जी सप्लाईज की बात करते हैं हम यहाँ पर, जो एनर्जी मीन्स कोई ऑयल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्सेज, गैस, जब भी ये चीज़ें चाहिए होती है तो हम वी ऑलवेज टॉक अबाउट दैट रशिया ऑलवेज सपोर्ट अस
शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एट इंटरनेशनल टेररिज्म. टेररिज्म मीन जो इंटरनेशनल लेवल पे चल रहा है हमें तो कुछ नहीं पता, बिकॉज वी आर नॉट द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बट Russia is our strategic partner, you can say, and they always give us the inputs, inside informations regarding terrorism, international terrorism, about Kashmir issue, about border disputes. So they always help us in, we get the information of international issues जो चल रहे हैं. They always give us good support in that. And balance its relationship China and Pakistan. Obviously China आज भी अटैक कर सकता है, पाकिस्तान कल अटैक कर देगा अगर we don't have Russia with us, because you know about that. Strategically Pakistan is being always supported by USA. China is another country, but Russia is there. That's why somewhere down the line we are being supported. ठीक है. रशिया को क्या बेनिफिट है? ऑब्वियसली रशिया को भी बहुत सारे बेनिफिट है. सबसे पहला, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट आर्म मार्केट फॉर रशिया. सेकंड लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जो आर्म सबसे ज्यादा किससे खरीद रहा है? रशिया से खरीद रहा है. ठीक है. मिलिट्री, that Indian military gets most of its hardware from Russia. जितने भी आज भी हार्डवेयर है हमारे पास वो ज्यादातर रशिया के. और सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं आपको दूंगा S-400, that Iron Dome you can say, or the that missile protection system which we have today, it was given by Russia. रशिया से ही हमने वो चीज़ खरीदी है, and it completely helping us in shielding and protecting us from different ballistic missiles and missiles those who are coming. आपने देखा भी था ऑपरेशन सिंदूर में, we have got lots of missiles coming here in India, but none of a single missile has touched our you can say our soil because of these kinds of equipment we have. Although we have our indigenous that missile tracker system or missile defense system, but still S-400 is one of the best equipment which we have got from Russia. ठीक है. Next point है, since India is the oil importer nation, import करता है ना oil, तो सबसे ज्यादा आज भी benefit हमें, means रशिया को सबसे ज्यादा benefit इंडिया से. Russia is the important to India and has repeatedly come to assistance of India during oil crisis. जब भी oil crisis में इंडिया को रशिया नहीं हेल्प करा, आज भी इंडिया को हेल्प रशिया ही कर रहा है. लास्ट 2 पॉइंट्स रह गए. रशिया इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी. हमारे पास जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन है, न्यूक्लियर सपोर्ट जो मिल सकता है हमें इंफॉर्मेशन वाइज, ऑल थिंग्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय रशिया. उसमें से एग्जांपल एक आ रहा है आपके पास, क्रायोजेनिक रॉकेट्स. सम ऑफ द टेक्निकल इश्यूज दैट क्रायोजेनिक रॉकेट्स आर देयर, which is kind of an engine used in that rockets में use किया जाता है, and that is being provided by obviously Russia, and that engine and oil also at the same time. ठीक है. Russia and India have collaborated on various projects also. So these are some of the 12 points. You can mention at least 7 to 8 points. If six number क्वेश्चन में नहीं आएगा, वो 4 में जरूर आएगा. तो ये सीरीज हम करते हैं यहीं पर एंड. आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर ये पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को. और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे. अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर द अनदर चैप्टर. सो सी यू देन, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम.